नमस्कार। आज हम एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत समांतर कहानी की प्रवृत्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। समांतर कहानी की प्रवृत्तियों को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें प्रथम है नैतिक मूल्यों की स्थापना हेतु संघर्ष। समांतर कहानी का संघर्ष नैतिक मूल्यों के संस्थापन के लिए किए जाने वाला संघर्ष है। अंधे कुएं का रास्ता अरुण मिश्र की रचना। चौथा आश्चर्य जवाहर सिंह की रचना। सुरंग में पहली सुबह बसंत कुमार की रचना के पात्र भ्रष्ट तंत्र से जूझते हुए दिखाई देते हैं और ईमानदार रहकर के हानि उठाते हुए दिखते हैं, किंतु वे अपना रास्ता नहीं छोड़ते, निराश नहीं होते। एक चालू आदमी दिनेश पालीवाल की कहानी का नायक जानता है कि इस दैत्याकार व्यवस्था को बदलने की सामर्थ्य उसमें नहीं है, पर वह बराबर प्रयत्न करता रहता है। आंदोलन कान्हाजी तोमर की कहानी में पिता लड़कों के मौन जुलूस की अग्रिम पंक्ति में शामिल होने का जोखिम उठाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि व्यवस्था को बदलने के लिए यह आवश्यक है। आशीष सिन्हा की कहानी आदमी का कार्य समझ नहीं पाता कि हाड़ तोड़ परिश्रम करने के बाद भी उसका पेट क्यों नहीं भर पाता है। मानिया बताता है कि उसकी मेहनत कोई चुरा ले जाता है। श्रमिक का श्रम चुराने वालों के विरुद्ध शोषित जन सतर्क और संगठित हो जाते हैं। इस प्रकार इन कहानियों में आए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संकेत घुल मिलकर आम आदमी का प्रतिपक्ष बनाते हैं और सामान्य जन पूरी शक्ति से उसका मुकाबला करता है। समांतर कहानी ने अपनी पूरी रचनात्मक शक्ति के साथ आम आदमी के नायकत्व को स्थापित करके भ्रष्ट राजनीतिक और चतुर पूंजीवादी व्यवस्था से संघर्ष करके स्थापित हुई है। यही संघर्ष उसकी मूल संवेदना है। दूसरा बिंदु है संघर्षरत आम आदमी। संघर्षरत आम आदमी के समक्ष तीन स्थितियां हैं। पहली, आम आदमी में संघर्ष में निर्णय लेने की क्षमता का अभाव है। दूसरा, निरंतर अपमान सहने के कारण प्रतिष्ठित प्रतिगामी शक्तियों को परास्त करने के लिए वह अपने भीतर लावे की तरह उबल रहा है। और तीसरी स्थिति है, अपने ही साथियों में वह उन लोगों को देख रहा है जो पूंजीवादी शक्तियों के इशारे पर उसे परास्त करने को उद्यत रहते हैं। समांतर कहानी इन तीनों ही स्थितियों के बीच सामान्य जन के विविध पक्षों का उद्घाटन करती है। पर समांतर कहानी का आम आदमी सिर्फ आम आदमी है। वह किसान, मजदूर, क्लर्क, सर्वहारा आदि वर्गों में बटा हुआ न होकर एक संश्लिष्ट व्यक्ति है। जितेंद्र भाटिया की शहादतनामा कहानी में छोटे श्रमिकों की पूरी जाति की विवशता चित्रित हुई है। श्रमिकों की त्रासदी केवल इतनी ही नहीं है कि श्रमिक अमरजीत को कास्टिक टैंक में धकेल दिया जाता है, प्रत्युत वास्तविक त्रासदी यह है कि हत्या के प्रत्यक्षदर्शी को साधारण सुविधाएं देकर के तोड़ लिया जाता है। राम अरोड़ा की विदा अलविदा में भी इसी विभाजित लड़ाई पर व्यंग है, क्योंकि विभाजित लड़ाई श्रमिक को अपना अधिकार नहीं दिला सकती। स्वदेश दीपक की तमाशा, आलम शाह खान की पराई प्यास का सफर, सुदीप की अंतहीन 2, केशव दुबे की श्रमदान आदि कहानियों में सामान्य जन के संघर्ष की त्रासदी को अभिव्यक्ति मिली है।
तीसरा बिंदु है समाज में समानता के मूल्यों की स्थापना हेतु सजग। लंबे समय से उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के लोगों का जाति और वर्ग के आधार पर शोषण किया जाता रहा है। यह स्थिति समता और समानता की स्थापना के विरुद्ध पड़ती है। समांतर कहानी इस ओर सजग है। उसने महाराष्ट्र के दलित साहित्य के साथ अपने कदम बढ़ाए हैं। मधुकर सिंह की हरिजन सेवक और लहू पुकारे आदमी कहानियां इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। कामता नाथ की तीसरी आंख कहानी समाज में व्याप्त जातिगत असमानता पर तीखा प्रहार करती है। जवाहर सिंह की मोहभंग कहानी में दलित वर्ग में उभर रही समानता की चेतना को यथार्थ रूप में उभारा गया है। समांतर कहानी समाज में समानता के मूल्यों के स्थापना के प्रति पूर्ण सजग और सक्रिय है। अगला बिंदु है नई पुरानी पीढ़ियों में सोच का अंतर। समांतर कहानी में पारिवारिक स्तर पर श्रद्धा, सम्मान, सहानुभूति जैसे मूल्यों के विघटन को भी रूपायित किया गया है। समांतर कहानी ने नई और पुरानी पीढ़ियों के अंतर को देखकर युवा पीढ़ी की इस सोच को उभारा है कि अपनी दुर्गति के लिए पुरानी पीढ़ी भी कम जिम्मेदार नहीं है। सेरा यात्री की गौरव कहानी इस तथ्य को कुशलता से उभारती है कि भौतिक सुविधाओं से संपन्न उच्च वर्ग में मानवीय संबंध नाम मात्र को ही रह गए हैं। छोटे भाई को अपने बड़े भाई और चाचा के गिरफ्तार होने की सूचना कोई पीड़ा नहीं देती। उसे तो उस घटना से अपने व्यापार के संभल जाने की आशा दिखाई देती है। सेरा यात्री की ही फिर से इंतजार कहानी का हरि अपनी माँ के लिए रक्त देने से बचता है। ईश्वर चंद्र की न मरने का दुख कहानी में बेटा तथा बहू माँ के न मरने पर दुखी होते हैं, क्योंकि माँ का जीवित रहना उनके लिए आर्थिक दृष्टि से भारी पड़ रहा है। सूर्यबाला की निर्वासित कहानी में दोनों बेटे अपने माँ और बाप को परस्पर बांट लेते हैं। पांचवा बिंदु है पति पत्नी संबंधों में आए परिवर्तन का चित्रण। समांतर कहानी पति पत्नी संबंधों को चित्रित करती है, किंतु सेक्स का खुला चित्रण उसमें नहीं है। पति पत्नी के संबंधों में आर्थिक मनोवैज्ञानिक कारणों से जो परिवर्तन आया है, उसमें पत्नी अपने अधिकारों के प्रति सजग है तथा वह व्यर्थ ही पति की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती। दिनेश पारीवाल की दुश्मन, रूबी अब्बासी की हादसा दर हादसा, प्रभुनाथ सिंह की कुछ कदमों का फासला इस दृष्टि से उल्लेखनीय कहानियां हैं। अब हम समांतर कहानी की प्रवृत्तियों को देखने के पश्चात अब उसके महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। वो समांतर कहानी का महत्व। इस प्रकार समांतर कहानी की उपलब्धि यह रही कि उसने भावुक रुचि में कैद लोगों के सामने आम आदमी की तकलीफों को उजागर करने वाली कहानियां बदलते तेवर के साथ प्रस्तुत की। सामान्य जन को केंद्र में रखकर चलने वाली समांतर कहानी के सामान्य जन की समस्या सिर्फ रोजी रोटी की नहीं थी। उस मोर्चे पर तो वह जूझ ही रहा है। वह अनेक मानवीय स्थितियों का सामना कर रहा है जो किसी भी व्यक्ति को कहीं भी आंदोलित करती है। जाने किस बंदरगाह पर सतीश जायसवाल की कहानी और छुट्टी का एक दिन
अकुलेश परिहार की कहानी, पाल भसीन की सौदा कहानी, कमलेश्वर की जोखिम बयान कहानी और जितेंद्र भाटिया की शहादतनामा आदि कहानियाँ आम आदमी के संघर्ष को जीवन की समग्रता में देखती हैं तथा ये कहानियाँ ये भी आश्वस्त करती हैं कि नया युग नए प्रश्नों का सामना कर रहा है। इन कहानियों में संघर्षरत मनुष्य बराबर नए मूल्यों की स्थापना की दिशा में भी सक्रिय है। समांतर कहानी के केंद्र में सामान्य जन है। उसके जीवन के विविध रूपों को समांतर कहानी विश्लेषित करती है। अर्थात समांतर कहानी ने व्यक्ति की असहायता, नैतिक संकट, मूल्यहीनता तथा विघटन को समग्र सामाजिक तंत्र के परिप्रेक्ष्य में देखा है। कामतानाथ की अंत्येष्टि, इब्राहिम शरीफ की मक्कार, रामस्वरूप अरवणी की पहली तारीख, हृदयेश की वक्त कटी और मधुकर सिंह की भाई का जख्म आदि कहानियों ने आम आदमी के संघर्ष के साथ समग्र सामाजिक तंत्र को कुशलतापूर्वक उभारा है। समांतर कहानी इस तथ्य को भी रेखांकित करती है कि आज की स्थिति में सभी मानव संबंध पूर्ण रूप से आर्थिक पक्ष से संचालित होते हैं, चाहे संबंध सत्ता और व्यक्ति का हो और परिवार और व्यक्ति का, समाज और व्यक्ति का। हर संगठन के सामने संपन्न व्यक्ति जीने की शर्तों को अनुकूल बना लेता है और विपन्न के सामने आत्मदाह के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं होता। समांतर कहानी निश्चय ही किसी भावुक विकल्प को नहीं चुनती, प्रत्युत जीवन की सच्चाई को क्रूरता के साथ व्यक्त करती है। कमलेश्वर कहानी की सफलता की प्राथमिक शर्त स्वदेश्यता को मानते हैं और समांतर कहानी का उद्देश्य सामान्य जन को अमानवीय स्थितियों से मुक्त करने के लिए संघर्ष करना है। अतः समांतर कहानी की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि उसने व्यक्तिवादी मूल्यों को प्रश्रय नहीं दिया। अर्थात समांतर कहानी का फलक सामान्य जन और उसका व्यापक सामाजिक संघर्ष है। अब हम समांतर कहानी के ह्रास के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे या उसके पतन के क्या कारण रहे, इसे जानने की हम कोशिश करेंगे। समांतर कहानी आंदोलन कमलेश्वर ने खुद को केंद्र में रखकर संचालित किया और इसके माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण कहानीकार कमलेश्वर हैं। इस आंदोलन के मूल में कमलेश्वर को कहानी का इतिहास पुरुष बनाने का प्रयास रहा। जब कोई आंदोलन किसी व्यक्ति की जय जयकार के लिए नियोजित होता है तो निश्चय ही वह दीर्घजीवी नहीं होता। दूसरा इसका कारण हम समझ सकते हैं कि समांतर कहानी का सामान्य जन पर बहुत अधिक आग्रह रहा। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कहानीकार कहानियों में जबरन खोजा हुआ और गढ़ा हुआ आदमी परोसने लगे। अतः आम आदमी को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करने वाली समांतर कहानी अपनी समस्त घोषणाओं के बावजूद वास्तविक जीवन से हटने लगी। आम आदमी को लेकर लिखी गई कहानियां अपनी बनावटी संवेदनाओं के कारण पाठक को कहीं भी आश्वस्त नहीं कर पाई। तीसरे बिंदु के रूप में हम ये जान सकते हैं कि समांतर कहानी के खेमे में ज्यादातर कहानीकार वो कहानीकार थे जो महानगरों में या बड़े नगरों में अच्छे पदों पर नौकरियां कर रहे थे। उन्हें आम आदमी के संघर्ष का किताबी ज्ञान था तथा संवेदना के स्तर पर वे वर्ग संघर्ष से जुड़े हुए नहीं थे। ऐसी स्थिति में उनसे वर्ग संघर्ष को सही संदर्भों में उभारने की संभावना करना व्यर्थ था। इसलिए समांतर कहानी चिंतन और व्याख्या के स्तर पर तो बड़ी बड़ी बात करती रही, किंतु रचनात्मक स्तर पर वह चिंतन के अनुरूप रचनाएं नहीं दे पाई।
समांतर कहानी के विषय में हम ये बिंदु भी सामने रख सकते हैं कि समांतर कहानी संबंधी चर्चाओं में कहानी के कथ्य पर बहुत अधिक बल दिया गया। कहीं भी उसके शिल्प या रचाव की चर्चा नहीं हुई। लगभग यही त्रुटि सचेतन कहानीकारों से भी हुई थी। इस त्रुटि से समांतर कहानी आंदोलन पंगु ही कहा जाएगा। सौरभ पत्रिका के संपादकीय में लिखा गया है कि समांतर कहानी ने अपने आसपास अपने प्रशंसकों और चमचों की बहुत बड़ी भीड़ तो जरूर कर ली, लेकिन हिंदी साहित्य में कहानी कला का गला घोंटकर रख दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कमलेश्वर जिस आम आदमी के नारे को उछालकर समांतर कहानी में जान फूंकना चाहते थे, उसमें वे पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके तथा कालांतर में ही यह आंदोलन भी कुंद पड़ने लगा। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।